हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों बाद, जी हाँ, बहुत दिनों बाद। देखिए, विज्ञान मॉडल पेपर 2022 कक्षा 10 के लिए जो हमने 2 खंड हैं, खंड का जो भौतिक विज्ञान का होता है वो बना दिया था, खंड ख जो कि रसायन विज्ञान का हो गया था वो दिया था। जीव विज्ञान बहुत दिनों से अटका के रखा था, इसी वजह से आगे भी नहीं बता रहे थे। कारण यही है, जीव विज्ञान में हाथ तंग है। फिर भी हमने यहाँ पे कोशिश करके जुगाड़ बिठा के सभी क्वेश्चन के आंसर बना दिए हैं और इसे एक ब्लॉग के रूप में लिख दिया है। ये सारी ब्लॉग में ही आपको मिल रही है चीज़ें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जा करके इस ठीक सीधे सीधे इस ब्लॉग को भी पढ़ सकते हैं। सारे आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ में हम अपने प्यारे से पहले क्वेश्चन के साथ में। आर के सर ब्लॉग्स करके ये चैप्टर करना ब्लॉग है, ठीक है। खैर, जाने देते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें देखते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं में से किस में ऑक्सीजन निकलती है? कौन सी अब क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन निकलती है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सोखी जाती है और ऑक्सीजन निकाली जाती है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि एक तंत्रिका कोशिका का एक स्थान अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइटों के समीप होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं की इस संधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है जो वो है सिनेप्स। सिनेप्स कहा जाता है दो तंत्रिकाओं की संधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है। देखिए, यहाँ पे O3 ऐसे लिखा जाता है, बट टाइपिंग मिस्टेक है भाई, लेकिन O3 हमने लिख करके रखा है तो O3 लगाएंगे। हालांकि 3 को नीचे लिखा जाना चाहिए, पर ठीक है, आप समझदार हैं, आई थिंक आप सही से लिखेंगे। O ऐसे लिखेंगे, 3 नीचे लिखेंगे। जैसे आप O2 लिखते हैं वैसे ही O3 भी लिखेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है कि सौर कुकर के पृष्ठ भाग पर, यानी कि जो उसका सौर कुकर का जो पृष्ठ है, सतह है, को कौन से रंग से पोता जाता है ताकि वो अधिक से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर सके? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, काला उत्तर होना चाहिए भाई। कोई भी ऊष्मा से अवशोषक बनाना है तो काले रंग से ही पोत दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि एक लिखित प्रश्न आ जाता है, वह विकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। 10वां का वाला प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव, ठीक है, यहाँ पे दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार से लाभप्रद है? यानी जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव को ऑक्सीजन किस प्रकार से ज़्यादा मिल पाती है, ये बात समझनी है। तो जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में क्या होती है? बहुत कम होती है। इसलिए जलीय जीवों के श्वसन की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक तेज होती है, ठीक है। तो कुल मिला के बात है, श्वसन दर बहुत तेज होती है क्योंकि वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कम ऑक्सीजन मिलती है। उनको ज़रूरत तो उतनी है लेकिन ऑक्सीजन कम मिल रही है तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। और जलीय जीव कैसे सांस लेते हैं भैया? तो कुछ लोग तो त्वचा से सांस लेते हैं, मछलियाँ गलफड़े से सांस लेती हैं, तो ये होती है बातें। ओके, तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है वो तंत्रिका से संबंधित कह रहे हैं कि एक तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, जो दिमाग में पाई जाती है, इसकी संरचना बनाइए और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसकी संरचना बहुत ही यहाँ पे क्रिटिकल देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इसको, ठीक है। ट्राई करेंगे तो बना सकते हैं। इस हिस्से को द्रुमिका कहा जाता है। यहाँ पे बीच में केंद्रक होता है और ये कोशिका काय हो जाता है बीच वाला हिस्सा। तंत्रिकाक्ष ये वाला हिस्सा कहलाएगा और तंत्रिका का अंतिम सिरा ये वाला हिस्सा कहलाता है। तो ये पूरा आपका तंत्रिका का न्यूरॉन का जो है इस संरचना है वो बन जाती है। अब इसके कार्यों के बारे में बात कर ले तो ज़्यादा कार्य यहाँ पे नहीं लिखे हैं, पर जो भी कार्य लिखे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कार्य क्या है? संवेदी कार्य, ठीक है। संवेदी कार्य, न्यूरॉन उद्दीपन ग्रहण करते हैं तथा मेरुरज्ज
और मस्तिष्क को प्रेषित करते हैं। कुल मिला के बात ये होती है कि न्यूरॉन जो होते हैं उद्दीपन यानी कि संवेदनाएं उत्पन्न करते हैं, मेरुरज्जु की सहायता से मस्तिष्क तो वो पहुंचाते हैं। दूसरा है न्यूरॉन संयुक्त रूप से उद्दीपन का विश्लेषण करते हैं और शरीर के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। तो न्यूरॉन की वजह से ही वो सारी चीज़ों सारे संवेदनाओं का जो है उद्दीपनों का विश्लेषण किया जाता है, उसके हिसाब से ही आपका कार्यों का नियंत्रण और समन्वय यानी कि काम क्रियाकलाप चल पाता है। तीसरा है न्यूरॉन सूचना संदेश को मस्तिष्क से प्रभावित अंग तक पहुंचाते हैं, वहाँ से ले भी आते हैं और पहुंचाते भी हैं। ये मोटर तंत्रिकाएं होती हैं और न्यूरॉन प्रतिवर्ती क्रियाएं करते हैं जो अचानक और तीव्र प्रतिक्रियाएं होती हैं और बहुत तेज़ी से ये कार्य करते हैं। तो ये हो गया न्यूरॉन का कार्य, जो कि है ठीक ठाक, बहुत बढ़िया है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये है विखंडन द्वारा प्रजनन को समझाइए, यानी विखंडन से प्रक्रिया से जो प्रजनन होता है उसको समझाना है। तो जीव 2 या 2 से अधिक खंडों में विभक्त होकर नए जीव का निर्माण करें तो इस क्रिया को विखंडन या फिर यह क्रिया विखंडन कहलाती है। तो जीव जो होती है 2 खंडों में खुद ब खुद अलग हो जाते हैं, कोई नई संतान नहीं उत्पन्न करते हैं। जो अमीबा होता है वो ऐसा होता है, वो बीच से क्या हो जाता है, पहले उसकी कोशिका जो होती है वो टूटती है और फिर पूरा का पूरा कोशिका का केंद्र जो होता है वो टूटता है, फिर पूरी कोशिका अलग हो जाती है और 2 नए अमीबा बना देते हैं। ठीक है, अब ये द्विखंडन और बहुखंडन भी होता है। अमीबा 2 खंडों में भी टूटता है, साथ ही साथ हाइड्रा होता है जिसको बहुखंडों में काट करके अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन की क्या हानियाँ है। जीवाश्म ईंधन की वजह से मतलब जीवाश्म ईंधन क्यों मतलब उसमें कौन सी हानियाँ हैं वो हमको बताना है। तो जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कि सीमित है। सबसे बड़े ड्रॉबैक तो सबसे बड़ी हानि तो यही है कि वो सीमित है और अनवीकरणीय है। अब दूसरा का है इसके ज्वलन से कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये जल और भूमि संसाधनों पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरण के तापमान में वृद्धि करती है। तो ये जीवाश्म ईंधन के क्या हैं, हानियाँ हो गई हैं। अब देखें भाई, इसी का जो है एक अथवा वाला हिस्सा दिया गया है, यानी कि वो प्रश्न करें या फिर इस प्रश्न को करें। इसमें हमसे कहा गया है कि ओजोन क्या है तथा इसकी परितंत्र को यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो भैया ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं की सूर्य के प्रकाश यानी यूवी रेज यानी जो अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य से आती है उसकी उपस्थिति में अपक्रिया करके बनती है। ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है जो पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं। यह इस प्रकार यह परितंत्र को नष्ट होने से बचाती है। होता क्या है, अगर आप सूत्र लिख देते हैं तो बेहतरीन बात हो जाती है। यहाँ पे O2 ऑक्सीजन है, यूवी रेज की वजह से ये O में टूट गए, इसका एक O एक और ऑक्सीजन अणु के साथ मिल करके O3 बना देता है, ये ओजोन बन गया। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य के परियोजनाओं का क्या लाभ है। यानी कि संसाधनों के दोहन जो हो रहा है उनकी कमी करने के लिए जो कम अवधि की जो परियोजनाएं होती हैं उनका क्या लाभ होता है। तो कुछ लाभ लिखे गए हैं। यह पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि कुछ न कुछ परियोजनाएं बनाई जाए। जैव विविधता बनी रहे तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए, उसके लिए जो उद्देश्य बनाए जा रहे हैं ताकि जैव विविधताएँ बनी रहें। यह भूमि के कटाव को भी रोकता है और वन्य जीव संरक्षण के लिए तथा उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए भी ज़रूरी है कि ऐसी परियोजनाएं चलाई जाएं और प्राकृतिक संसाधनों यानी वनों को बचाया जा सके। अब जो अगला प्रश्न आ जाता है वह इसी का अथवा वाला हिस्सा है, यानी ऊपर वाला करना है या फिर इसे करना है। तो मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है ये हमको बताना है। तो सबसे पहला काम देखिए,
जल की मात्रा पुनरावशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय एवं उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। जैसे गर्मी के दिनों में शरीर से अत्यधिक पसीने द्वारा जल एवं लवण निष्कासित होते हैं, इसलिए वृक्क के द्वारा छने हुए मूत्र में विद्यमान जल एवं लवण का अधिकांश मात्रा पुनः अवशोषित कर ली जाती है, अतः मूत्र कम मात्रा में उत्सर्जित होता है। इसके विपरीत सर्दियों में पसीना कम आता है, इसलिए मूत्र अधिक बनता है। जल एवं लवण पुनरावशोषण हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। और थर्ड लाइन में लिखा जाएगा, अतः मूत्र निर्माण पर नियंत्रण रक्त के ऑस्मेटिक संतुलन को बनाए रखता है। सो ये है मूत्र के बनने का नियमन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल जाएंगे और अगला जो है 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकृति में जल चक्र को स्पष्ट कीजिए। तो जल चक्र के लिए आइए इसके लेक्चर को पढ़ते हैं और याद कर लीजिएगा। जल चक्र का तात्पर्य पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच होने वाले जल के चक्रीय प्रवाह है। और जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। इसमें जल के विभिन्न स्रोतों से जीवों के बीच जल का आदान प्रदान भी शामिल है। अब चित्र द्वारा इसको समझा जा सकता है। चित्र अभी उपलब्ध नहीं है, हम लगा देंगे। आप इसको जब पढ़ेंगे तब तक आपको पास चित्र मिल जाएगा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं आगे। जल चक्र में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षण, अंतस्पंदन, अपवाह तथा संग्रहण की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वाष्पीकरण के तहत गर्मी के प्रभाव से धरातल तथा समुद्र से जल वाष्प भाप बनकर ऊपर उठता है। वहीं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जीवित प्राणियों में होती है। इससे बनने वाला वाष्प संघनन की क्रिया द्वारा बादल में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर वर्षण की प्रक्रिया द्वारा बादल के रूप में संग्रहित वर्षा जल बूंदों तथा हिमपात के रूप में नीचे गिरता है। पुनः ये जल या तो अंतस्पंदन प्रक्रिया द्वारा भूमि के नीचे रिसता है अथवा अपवाहन प्रक्रिया द्वारा धरातलीय स्रोतों में बहते हुए बड़ी जल निकायों में संग्रहित होता है। पुनः यह संग्रहित जल वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में निर्गमित होता है। इस प्रकार जल चक्र प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये रहा आपका जल चक्र की पूरी प्रक्रिया। और अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे जो जल चक्र के अलावा उसके जगह पे पूछा जा सकता है अथवा पे करके आया गया है। तो संतति में नर एवं मादा के जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान के बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? उत्तर है, मनुष्य में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनमें से 22 जोड़े आलिंगी गुणसूत्र एवं और 23 जोड़े लिंगी गुणसूत्र होते हैं। नर में XY गुणसूत्र और मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। प्रजनन कोशिका के निरंतर विभाजन से ही जनन संभव हो पाता है। जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया में संतति की रचना होती है तब नर और मादा उसे समान रूप से आनुवंशिक पदार्थ प्रदान करते हैं। इस कारण संतति में नर और मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। तो इसी के साथ ये पूरा वीडियो होता है समाप्त।